हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटिल एक्सप्लोरर्स। आज के सेशन में हम जानेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों का पृथक्करण के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर हिंदी में। इस चैप्टर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने कवर किया है मेथड ऑफ सेपरेशन, पृथक्करण की विभिन्न विधियों को, जैसे कि हस्तचयन, थ्रेसिंग, निष्पादन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्संदन, बाष्पन आदि को। तो अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो दिए गए कमेंट बॉक्स में लिंक्स के थ्रू आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? दो उदाहरण लिखिए। तो उत्तर आपका है, किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उनमें से हानिकारक या गैर उपयोगी पदार्थों को अलग करना होता है, जो इसके साथ मिश्रित हो सकते हैं। शुद्ध रूप में प्राप्त अवयव सुविधापूर्ण तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए फर्स्ट है, हम हस्तचयन विधि द्वारा गेहूं, चावल या दाल से गंदगी, पत्थर और भूसी के टुकड़ों जैसी थोड़ी बड़ी अशुद्धियों को अलग कर सकते हैं। सेकंड है, चावल या दाल को पकाने से पहले आमतौर पर धोया जाता है। जब हम अब इनमें पानी डालते हैं तो धूल और मिट्टी के कणों जैसी अशुद्धियां अलग हो जाती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निष्पादन से क्या अभिप्राय है? यहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है? तो इस इमेज में आप निष्पादन की विधि को समझ सकते हैं। किसी मिश्रण के भारी और हल्के अवयवों को वायु के झोंकों द्वारा पृथक करने की विधि को निष्पादन कहते हैं। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसों से भारी अन्य कणों को पृथक करने के लिए करते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं कि लेडी भूसों को हवा के माध्यम से सूप के द्वारा अलग कर रही है, जिसमें अनाज एक जगह इकट्ठा हो जाता है और जो हल्के भूसे के कण हैं वो दूर जाके गिरते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करेंगे? पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कणों को हस्तचयन अर्थात हाथ से बीन के अलग कर सकते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये हस्तचयन विधि का उपयोग यहाँ पे किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, चालन से क्या अभिप्राय है? यहाँ कहाँ उपयोग होता है? तो चालन, इस इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पे चालन को दिखाया गया है। अलग अलग आकार के मिश्रणों के घटक को छानने की प्रक्रिया को चालन कहते हैं। छलनी सामान्य आकारों वाले अवयवों को छेद से होकर गुजरने देती है, जबकि बड़ी अशुद्धियां छलनी में ही रहती हैं। आटा मिलों में आटे से अनाज के टूटे कणों को अलग करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग निर्माण स्थलों पर रेत और सीमेंट के मिश्रण से छोटी गांठों को अलग करने के लिए भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को किस प्रकार पृथक करेंगे? तो उत्तर है आपका, रेत और जल को उनके मिश्रण से अलग करने के लिए हम निम्नलिखित चरणों का पालन करते हैं। फर्स्ट, एक कंटेनर में कुछ समय के लिए मिश्रण को छोड़ दें, अर्थात जल और जो रेत का मिश्रण है उसको हमें कुछ टाइम के लिए एक कंटेनर में छोड़ना होगा। सेकेंड, हम क्या करेंगे, कंटेनर के तल पर रेत जम जाती है, जिसे अवसादन कहते हैं। पानी को धीरे से एक दूसरे कंटेनर में डालें, इस विधि को निस्तारण कहते हैं। हम रेत के बारीक कणों को हटाने के लिए फिल्टर पेपर का उपयोग भी कर सकते हैं, जिसे निस्संदन कहते हैं। तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक फिल्टर पेपर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ तो आप इसे कैसे करेंगे? तो उत्तर आपका है हाँ, हम आटे और चीनी के मिश्रण से दोनों को अलग कर सकते।
चालन विधि द्वारा छलनी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, पांकिल जल के नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? पांकिल जल अर्थात धुंधला जल या फिर मिट्टी और जल के मिश्रण को पांकिल जल कहते हैं। पांकिल जल से साफ पानी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित चरणों की आवश्यकता होती है। पहला चरण है, एक कंटेनर में पांकिल जल डालकर कुछ समय के लिए छोड़ देंगे। कुछ समय बाद कंटेनर के नीचे अशुद्धियाँ जमा हो जाती है और इस प्रक्रिया को कहते हैं, ऊपरी परत साफ पानी की है, इसे दूसरे कंटेनर में डाल देते हैं। इस इमेज के थ्रू आप समझ सकते हैं, इस प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। महीन अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसे फिल्टर पेपर की मदद से फिर से छान लेते हैं और इस प्रक्रिया को कहते हैं निशंदन। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि फिल्टर पेपर का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो इस प्रकार हम पांकिल जल से शुद्ध जल प्राप्त कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, जिसमें रिक्त स्थान को भरिए। धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं थ्रेसिंग, और थ्रेसिंग मशीन भी आती है जिसके द्वारा हम इस प्रोसेस को करते हैं। नेक्स्ट है आपका, किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है। पृथक्करण की यहाँ प्रक्रिया कहलाती है निशंदन। समुद्र के जल से नमक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो बाष्पन विधि के द्वारा समुद्र के पानी से नमक को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, जब पांकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियाँ तली में बैठ जाती है। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इनमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की विधिया को कहते हैं निस्तारण। क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हम बात करेंगे सत्य अथवा असत्य। तो फर्स्ट है आपका, दूध और जल के मिश्रण को निशंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है आपका, नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक कर सकते हैं। ये भी आपका असत्य हो जाएगा। चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण निशंदन द्वारा किया जा सकता है। ये भी आपका असत्य हो जाएगा। अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रमण द्वारा किया जा सकता है। ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, अर्थात ये चारों असत्य हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, चीनी। जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ़ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं। इसके लिए शिकंजी में बर्फ़ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में? किस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा? तो आंसर है आपका, हमें बर्फ़ डालने से पहले चीनी घोलना चाहिए। ठंडे पानी की तुलना में चीनी गर्म पानी में जल्दी घुल जाती है। हम पानी में बर्फ़ मिलाने से पहले अधिक चीनी घोल सकते हैं। तो ये रहा आज का सेशन, जिसमें हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसरों का डिस्कशन किया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियोज़. Do subscribe, stay connected. Have a good day.